सभी का मानसी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने जो है न्यायपालिका का चैप्टर शुरू किया है। तो उसमें हम लोगों ने कल हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि न्यायपालिका व्यवस्था में जो है सबसे ऊपर आप देखते होंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आप देखते हैं हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय है। इसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो हम लोग आज जो है हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो जो है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है भारत में आज़ादी से पहले की गई है। आज़ादी से पहले कब की गई है? तो आप देखते हैं 1862 में की गई। 1862 में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? आप देखते हैं पहले कोलकाता में, उसके बाद मद्रास, जिसको आप अभी चेन्नई कहते हैं, और एक है मुंबई, जिसको उस समय बम्बई कहा जाता था। तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है भारत में सबसे पहले 1862 में की गई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई। और इसके बाद आप देखते हैं कि 1866 में कहाँ की गई? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में इसकी स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले 1862 में यानी ब्रिटिश काल में कोलकाता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1866 में इलाहाबाद में की जाती है। उसके आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं कि उसके बाद बहुत सारे सभी स्टेटों में स्थापना होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में अभी जो कुल है 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में तो अभी 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है 25 है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी राज्यों में जो है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश है, आप देखेंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, आप चंडीगढ़ देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ये सभी मिलाकर उसके क्षेत्राधिकार में जो आता है, जिसे अंडमान है जो कोलकाता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार जो है उसके क्षेत्र में जो उच्च न्यायालय पड़ता है उसके क्षेत्राधिकार में रखा गया है। तो उसके बाद हम लोग कौन है? दिल्ली है। दिल्ली में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो आप कहेंगे दिल्ली में तो सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो हाँ, सर्वोच्च न्यायालय भी दिल्ली में ही है और उच्च न्यायालय अलग से व्यवस्था दिल्ली में की गई है। आप देखेंगे कि फिर कि 25वां उच्च न्यायालय कौन है? 25वां आया गया। कौन है? अमरावती। अमरावती में जो है 2019 से ये काम कर रही है। 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया, जो कि 2019 से कार्यरत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम स्थापना जो है कोलकाता में होती है 1862 में। आप इसको देखते हैं कि अनुच्छेद जो है 214 से 231 तक इसकी व्याख्या की गई है भाग 6 में। यानी कि हाई कोर्ट का जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होगा, उसकी स्थापना किस प्रकार होगी, उसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार बनेंगे, ये सभी जो जानकारी आपको मिलेगी अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत मिलेगी आपको, और भाग जो है 6 के अंतर्गत है। जैसे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, उसकी जो चर्चा है कहाँ है? अनुच्छेद 214 में है। और स्थापना है जो हाई कोर्ट की, वो अनुच्छेद 216 में है। इस प्रकार हम लोग अनुच्छेद का एक बार, जो इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको एक बार एक जगह हम लोग कवर करेंगे। पहले इसके जो फैक्ट हैं, इसके काम क्या क्या हैं, ये सभी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे 7वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि जैसे 2 राज्य है,
उसको एक ही उच्च न्यायालय दिया जाएगा, मतलब दो राज्य का एक ही उच्च न्यायालय होगा। ये जो है 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1956 में किया गया था। कब किया गया? 1956 में किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो है कहा गया कि दो राज्य या दो केंद्र शासित प्रदेश, दो राज्य या दो केंद्र शासित प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, और ये अनुच्छेद 231 में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो राज्य या हो सकता है दो केंद्र शासित प्रदेश हो, इसका जो है वर्णन जो है अनुच्छेद 231 में है कि दोनों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका कि अपना एक उच्च न्यायालय है वो कौन है? दिल्ली है। और ऐसा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। आप देखते होंगे कि जो भी उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार जो है जिसके अंतर्गत आता है, बम्बई के अंतर्गत आता है तो उसके अंतर्गत है, कुछ कोलकाता में है तो कोलकाता के अंतर्गत आता है तो उसका क्षेत्राधिकार में तो उच्च न्यायालय उसका कोलकाता है। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ का अलग एक ही उच्च न्यायालय है वहाँ पे। तो इस प्रकार जो देखते हैं कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। दिल्ली में जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उसके बाद देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और ये त्याग पत्र भी प्रेसिडेंट के ही देगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। और अगर त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे राज्यपाल दिलाता है। उस राज्य के राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। और त्याग पत्र जो है राज्यपाल को नहीं देता बल्कि राष्ट्रपति को देता है, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अब जैसे कोई राज्य में अगर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त करना हो तो उस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल हैं और जिसे जो वहाँ के कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेकर उनकी नियुक्ति की जाती है। कितना मुख्य न्यायाधीश होगा, उनके साथ और भी कितना न्यायाधीश होंगे, ये सभी के बारे में कोई चर्चा नहीं है संविधान में कि कौन से उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करती है। जैसे आप देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, या तो आप बिहार के या तो आप राजस्थान के, तो जनसंख्या जो जितना वर्कलोड है, वर्कलोड यानी कि काम जिसका जितना ज़्यादा है, आप जैसे देखेंगे यूपी में ज़्यादा काम है, वर्कलोड वहाँ ज़्यादा है, तो हो सकता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या अधिक होगी वहाँ पे। और जहाँ पे कम है वर्कलोड, अगर जहाँ कम है तो वहाँ पे संख्या कम होगी, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा होगी। ये सभी जो डिसीजन है, ये डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। अगर जैसे इसको हटाना हो, जैसे कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको अगर पद से हटाना हो तो उनको जो है पहले संसद से पास कराना होता है। संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, उसके बाद ही न्यायाधीश को आप हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस है ये। आप जैसे देखते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। उसमें आपको साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से आपको पास कराना होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, उसके बाद ही आप हटा सकते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में इतनी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं है। आप संसद से नॉर्मल बहुमत से पास कराकर भी आप हटा सकते हैं। तो इस प्रकार आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आप बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनका जो आयु है,
न्यूनतम आयु, जैसे आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट में जज बनने के लिए या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एक आयु का निर्धारण आप देखते होंगे। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी उसका कोई चर्चा नहीं है। उम्र के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए न्यूनतम आयु के लिए भी चर्चा नहीं है। उसी प्रकार जो है उच्च न्यायालय में भी न्यूनतम आयु के लिए देखते हैं कि जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय में जो जज बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो चर्चा है वो नहीं की गई है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय में भी न्यूनतम आयु के बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं है। यानी कि उच्च न्यायालय में भी अगर न्यायाधीश बनने के लिए आयु सीमा का जो न्यूनतम है उसके लिए चर्चा नहीं है। हाँ, इसके लिए ये चर्चा है कि वो 10 साल जो है वकील का काम किया हो उच्च न्यायालय में, 10 साल वकील का काम किया हो उच्च न्यायालय में, और उसको कानून का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बन सकता है। तो उच्च न्यायालय में जो है न्यूनतम आयु के बारे में तो चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ अधिकतम आयु के बारे में चर्चा है। अधिकतम आयु जो है आप कब तक पद पर बने रहेंगे, तो इसकी आयु की चर्चा है जो कि है 62 वर्ष। यानी कि 62 वर्ष की उम्र तक आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने रह सकते हैं। जैसे आपने पीछे देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय में जो है अधिकतम आयु कितना था, तो वहाँ पे 65 वर्ष था, और लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय में कितना है, 62 वर्ष तक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय में न्यूनतम आयु के बारे में तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु के बारे में 62 वर्ष की चर्चा कर दी गई है। और यहाँ पे हमने शपथ के बारे में जानकारी ले लिया कि शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं, शपथ जो है राज्यपाल दिला पाते हैं। और त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को संसद के सिफारिश पर देगा। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, जिसे कोई जैसे हाई कोर्ट है, आप मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कोई फैसला हाई कोर्ट सुनाया, मान लिया जाए बाल विवाह या तो कुछ ऐसा जो कि सामाजिक हो, मतलब उससे पूरा समाज में मैसेज जाए, ठीक है, ऐसा फैसला जो कि एक वर्ग से संबंधित हो या तो पूरे समाज से संबंधित हो, ऐसे फैसलों पर अगर कोई फैसला ऐसा दिया है तो उससे जो निचली अदालतें हैं, यानी हाई कोर्ट से निचले कौन सा होगा, अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय में क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। अधीनस्थ न्यायालय में जैसे हाई कोर्ट से नीचे कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर मान लिया जाए यूपी के हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, तो वही फैसला जो है अगर कोई कानून बना, नियम बना कि ये कानून, ये केस के लिए या तो ये काम के लिए सजा होगा, कोई कानून बना या तो कोई फैसला सुनाया गया हाई कोर्ट में कि ये काम करेंगे तो आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा या तो फिर ये आपको इतना सजा होगा, तो वही जो फैसला है सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लागू होगा उस क्षेत्राधिकार में। यानी कि यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सभी पर लागू होगा, वो सभी उसी फैसला को मानना पड़ेगा। जो फैसला उन्होंने किया है, हाई कोर्ट ने बताया है कि आप ये फैसला देंगे या तो इस काम के लिए ये कानून होगा या तो ये जुर्माना होगा, इस प्रकार आपको जो है उससे निचली जो अदालतें हैं हाई कोर्ट से, उनको सारे को ये मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है उच्च न्यायालय में। तो कोई भी राज्य का उच्च न्यायालय हो, वहाँ पे कोई फैसला सुनाया जाता है या तो कोई नियम लागू किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में ये चीज़ होगा, तो सारे अधीनस्थ न्यायालय में ये नियम लागू होगा जो कि उसके क्षेत्राधिकार में जो शामिल है उसके लिए सिर्फ। तो चलिए देखते हैं, इससे आगे हम लोग देखते हैं इसके मेन जो अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातें कही गई है। तो कुछ अनुच्छेद हैं जो कि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ अनुच्छेद को। इसको हम देखते हैं कि इसमें उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, इससे जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला है अनुच्छेद नंबर 204।
214। तो 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में, यानी जितने भी राज्य हैं उसके लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। अब प्रत्येक राज्य का मतलब ये नहीं हो सकता है कि एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत 2 राज्य को भी सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य है और उसका उच्च न्यायालय नहीं है, उसका उच्च न्यायालय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में सम्मिलित हो सकता है, उसका क्षेत्राधिकार में आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जिसके पास की उच्च न्यायालय नहीं होगा। वो दूसरे क्षेत्राधिकार में आ सकता है, लेकिन उसका उच्च न्यायालय होना आवश्यक है। तो इसकी जो व्यवस्था है अनुच्छेद 214 में की गई है। आप उसके बाद देखेंगे इसके बाद अनुच्छेद 215 एक है, जिसमें कहा गया है, अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में चर्चा की गई है कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा। तो इसके बारे में चर्चा जो है अनुच्छेद 216 में की गई है। और 17 में इसकी नियुक्ति किस प्रकार नियुक्ति होगा, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जो चर्चा है अनुच्छेद 217 में है। उसके बाद देखते हैं 219। तो 219 में अनुच्छेद 219 में शपथ के बारे में चर्चा है। शपथ के बारे में चर्चा है, तो हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। तो अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ से संबंधित जानकारी दी गई है। तो कौन शपथ दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। जिस राज्य का वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, मान लिया जाए वो अगर यूपी का है तो यूपी के राज्यपाल उसको शपथ दिलाएगा। अगर बिहार के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं तो बिहार के राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। उसके बाद में कहा गया है अनुच्छेद 221 में 221 में क्या कहा गया है कि इनके वेतन और भत्ता के बारे में, वेतन और भत्ता के बारे में। तो वेतन इनको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? भारत के संचित निधि से मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, तो उसी प्रकार यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी वेतन भारत के संचित निधि से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? संचित निधि से। तो इनका कितना वेतन होगा? इनका पर मंथ वेतन कितना होगा? 2,50,000 रुपया पर मंथ, पर महीना, यानी कि 2.5 लाख रुपया पर महीना इनका वेतन होगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होगा? 2.5 लाख रुपया होगा। और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा? 2,25,000, यानी कि 2,25,000 अन्य न्यायाधीश का वेतन होगा। और मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उच्च न्यायालय के, उनका वेतन 2.5 लाख रुपया होगा। उसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 226 में रिटो है, सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, और यहाँ पे हाईकोर्ट भी जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। तो अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जिसे आप देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जो है अधिकार परीक्षा। आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आपको रिट यहाँ उच्च न्यायालय जारी करेगा अनुच्छेद 226 के अनुसार। उसके बाद देखते हैं 231 में, आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए या तो केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है, जिसे आप एक उच्च न्यायालय एक ही राज्य के उच्च न्यायालय में उसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज हाईकोर्ट के बारे में चर्चा किया, तो इतनी जानकारी आपको कोई भी एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू लेते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है सबसे पहले कब की गई थी, तो आप देखेंगे कि 1862 में होती है। 1862 में 3 जगह उच्च न्यायालय स्थापना होती है।
कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में। उसके बाद 1866 में आप देखते हैं कि इलाहाबाद में स्थापना होती है। तो इस प्रकार हमने इसके बारे में जानकारी ले लिया इतना। इसके बाद चलिए हम लोग आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं।